और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चले रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी घटना की कि जहां तो विश्व में अभी महिला दिवस मनाया गया। महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाने के लिए अनेक अवसर मिल रहे हैं, लेकिन जरा सी बात पर हरियाणा जैसे देश में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चियों को बढ़ावा मिल सके, उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सके, लेकिन ऑनर किलिंग के मामले जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ऐसा ही मामला फिर से फरीदाबाद से सामने आया है, जहां एक सब इंस्पेक्टर पर अपनी ही बेटी की हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बेटी की लव मैरिज से सब इंस्पेक्टर नाराज था, जिसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। चलिए बात करेंगे अब खबर की विस्तार से। फरीदाबाद में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उसके परिवार पर अपनी ही बेटी की लव मैरिज से नाराज होकर उसकी हत्या करने और शव का दाह संस्कार करने का संगीन आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी सब इंस्पेक्टर, जो कि बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी में तैनात है, उसे व उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रोती हुई ये महिला मृतका कोमल की सास है, जो कि इस बात से बेहद दुखी है कि कोमल के परिजनों ने ही उसकी हत्या कर दी है और उसके शव को जला भी दिया। कोमल के पति सागर ने बताया कि वो और कोमल कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और इसी के चलते उन्होंने 8 फरवरी 2021 को हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी कर ली। इसके बाद कोमल ने इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दी तो उन्हें ये बात बेहद ही नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई। लेकिन इसी बीच कोमल के परिजनों ने आश्वासन दिया कि अब उन्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है और इसी के तहत उन्होंने 19 फरवरी को कोमल और सागर की सगाई भी कर दी। कोमल के पति सागर ने बताया कि इस दौरान कोमल के परिजन उसे अपने साथ अपने घर ले गए। हालांकि सागर ने ये भी बताया कि कोमल ने उसे फोन कर बताया कि उसके परिजन अभी भी इस शादी से खुश नहीं है। इसी बीच 18 मार्च को कोमल की एक सहेली ने सागर को फोन कर सूचित किया कि कोमल की हत्या कर दी गई है और उसका शव उसके गांव में जला दिया गया है। सागर का कहना है कि इस सूचना के बाद वो अपने परिवार के साथ कोमल के पैतृक गांव सहरौला पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि कोमल की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उसका शव बिना पोस्टमार्टम कराए जला दिया गया। अब सागर की मां का आरोप है कि कोमल के परिजनों ने जानबूझकर अपनी झूठी शान की खातिर उसकी हत्या कर दी और हत्या की बात छुपाने के लिए बिना पोस्टमार्टम कराए उसकी लाश का दाह संस्कार भी कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अमृत का कोमल के पिता सोहनपाल और चाचा शिव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। नाम भी आपका? मेरा नाम सागर यादव है। सागर भाई, क्या हुआ था? सर, मैं और कोमल कॉलेज टाइम से हम दोनों फ्रेंड थे, हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे और लास्ट में हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फ़ैसला किया। तो उसके घर वालों ने इस बात से ऐतराज़ उठाया, जिससे मैंने 8 फरवरी 2021 को और हिंदू रीति रिवाज से हम दोनों ने अपनी सर्वसम्मति से शादी की और उसके घर वालों से सुरक्षा के लिए उसके भाई, पापा, चाचा और उसकी मम्मी से सुरक्षा के लिए हमने अदालत में गुहार लगाई, जिससे हमें 11 तारीख तक प्रोटेक्शन रूम में रखा गया और हमें सुरक्षा दी गई। इसके बाद उसके घर वालों ने आए और उन्होंने बोला कि हम तुम दोनों की शादी सामाजिक तौर तरीके से कराना चाहते हैं और इसके बाद उन्होंने इसके बाद उन्होंने कोमल पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया और उसे अपने घर ले जाकर उस पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया और इसके बाद उन्होंने 19 फरवरी को हम दोनों की सगाई कराई और कोमल ने मुझे इस बीच बताती रही कि उसके घरवाले इस रिश्ते से खुश नहीं हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। उसने फरवरी माह के अंदर जो कोमल लड़की है उससे आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और उसके बाद उन्होंने प्रोटेक्शन सीख करी थी कोर्ट से उन्हें प्रोटेक्शन मिली। बाद में 2 दिन बाद में जब इनके आपस में परिवार का सुलह हुआ आपस में दोनों की, तो इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए रिफ्यूज़ कर दिया और दोनों अपने घर चले गए और 3 तारीख को उनकी शादी डिसाइड हुई। 19/2 को उन्होंने अपनी सगाई भी कर ली। तो उसके बाद 18 तारीख को कल उन्होंने एप्लीकेशन दी है सागर ने कि उसके पास फ़ोन आया उसकी सहेली का कि भी कोमल ने सुसाइड कर लिया है और रात को ही उससे बात हो रही थी। तो उसने शक जाहिर किया कि शायद ये सुसाइड नहीं है और उन्होंने
लड़की को दाह संस्कार भी कर दिया। तो उसके बयान के ऊपर, क्योंकि वो लीगली उसका पति भी था, दोनों बालिग भी थे, तो उसके बयान के ऊपर, उसकी दरख्वास्त के ऊपर एक अभियोग अंकित किया गया था 302 IPC 201 34 और 506 IPC के तहत उसके मामा और उसके पिता, उसके चाचा और उसके पिता के खिलाफ। क्या नाम उनके पिता का और क्या काम करते हैं? उनके चाचा शिव कुमार नाम है, उनके पिता सोहन पाल नाम है, और दोनों पुलिस विभाग में काम करते हैं। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में किसी गिरफ्तारी? फरीदाबाद में एक ऑनर किलिंग का मामला है जो सामने आया है। दोनों लड़के लड़की एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे, जहां दोनों का प्रेम हो गया और प्रेम के चलते इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद इन दोनों की घर अपने पुलिस प्रोटेक्शन ली। पुलिस प्रोटेक्शन लेने के बाद में दोनों अपने घर पहुंचे। उसके बाद में जो इनके पिता हैं, उनके पिता का नाम है, इस सब इंस्पेक्टर हैं जो हरियाणा पुलिस में हैं, जो कि खासे नाराज़ थे इनकी लव मैरिज को लेकर के। लड़की अपने घर गई। उसके बाद में लड़के पक्ष ने आरोप लगाया है कि लड़के के जो परिवार में से पापा हैं और जो चाचा हैं, उन दोनों ने ही उनकी पत्नी का हत्या की है, और हत्या करने के बाद में उनके सबको दाह संस्कार कर दिया गया। ना उनको बताया गया, उनके पास सूचना उनके पड़ोस में रहने वाली उनके कजन से उनको पता चला। अब उस बारे में जब हमने लड़के से बात की तो उनका कहना है कि उनके चाचा और उनके पापा ने उनकी पत्नी की हत्या की है। और जब इस बारे में उनकी माँ से बात की, लड़के की माँ से बात की, उनका रो रो के बुरा हाल है। उनका कहना है कि लड़के के जो पिता हैं उन्होंने उनकी बहू को मार दिया है। अब देखना होगा, पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। FIR दर्ज हो चुकी है पिता और चाचा के नाम से। अब ये देखना होगा पुलिस उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई करेगी। फरीदाबाद से BBM न्यूज़ के लिए जयप्रकाश भाटी की खास रिपोर्ट। फरीदाबाद की जिला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी ने बताया कि सरकार ने उन स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है जिसमें 20 से 25 बच्चे हैं। इन सभी बच्चों को 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों में मर्ज किया जाएगा और इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अब बच्चों को पढ़ाने वाले उन सभी अध्यापकों को उसी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा जिसमें बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। वहीं फरीदाबाद के प्रहलादपुर गांव के को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, बदरौला गांव के सरकारी स्कूल में और नरावली के स्कूल को नरियाला में, आवास कॉलोनी दयालपुर के स्कूल को मचगर के स्कूल में, महममपुर के स्कूल को भैंसरावली में, अकबरपुर के सरकारी स्कूल को मंझावली में, ढेकोला गांव के स्कूल को भैंसरावली में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी ने बताया कि इन सभी स्कूलों के बच्चों को आने वाले कुछ दिनों बाद नए सेशन के साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा और इनकी पढ़ाई चालू कर दी जाएगी। एक आदेश आया 25 से कम जहां बच्चे हैं उन स्कूलों को मर्ज कर दें। तो ऐसे हमारे यहाँ 8 स्कूल हमें पाए हैं। तो उन स्कूलों को हमने पास में, जैसे हमारे पास प्रहलादपुर है, हमने उसको बदरौला में किया है, वहाँ 20 बच्चे हैं। इसी तरह से ढेकोला है, वहाँ 23 बच्चे हैं, उसको हमने भैंसरावली में किया है। तो हमने विदिन 1 से 2 किलोमीटर्स जहाँ पे भी लेस देन 25 बच्चे हैं उनको हमने वहाँ पे मर्ज किया है। ये सरकार की नीति है और इस नीति के तहत हमें देखो, अगर एक स्कूल में 25 से कम है और वहाँ 5 टीचर हैं, 5 टीचर्स हैं, एक चौकीदार भी है या बिल्डिंग भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, मात्र 20 से 25 बच्चे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि या तो उनके वहाँ पे जो अध्यापक लोग हैं उनको छात्रों को कुछ ना कुछ इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए था कि इनकी संख्या बढ़ सकती थी। अब इसका कारण नहीं पता, क्योंकि मैं भी इस डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ महीने पहले आई हूँ, और पर अब इससे पहले ये नीति आ गई है तो हमें इसको फॉलो करना है। वो उसी स्कूल में जिसमें मर्ज हो रहे हैं, फिलहाल वो उसी स्कूल में चले जाएंगे, क्योंकि 25 बच्चे हैं तो नियर बाई में जाएंगे तो अभी तो वो वहाँ जाएंगे। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ रैशनलाइजेशन होती है विभाग द्वारा कि जहाँ टीचर कम है वहाँ पे उनको टीचर को भेज दिया जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से ले लिया जाएंगे। प्रक्रिया तो अभी शुरू हो चुकी है। हम विभाग को, अपने हेडक्वार्टर को सारी चीज़ें भेज चुके हैं। जब भी वहाँ से आदेश प्राप्त होंगे इसको लागू हो जाएगा ये। और उन बिल्डिंगों का क्या होगा जो खाली पड़ी रहेंगी? उन बिल्डिंग का अभी कोई हमें आदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि वो बिल्डिंग खाली हैं तो उसका क्या है। वो एक विभाग की अपनी प्रक्रिया है कि वो कैसे उस बिल्डिंग को इस्तेमाल करते हैं। हमें बस जो अभी इतने ही दिशा निर्देश थे कि 25 से कम बच्चों को नहीं। आपको बताएंगे एक ऐसी खबर, शिक्षा विभाग का एक ऐसा ऑफिस के बारे में बताएंगे जो कि जिसके कमरे बंद पड़े थे और ये कमरे करीब 10 सालों से बंद पड़े थे। इन कमरों को
वर्तमान में शिक्षा अधिकारी ने खुलवाया है, जो कि जिसमें देखा गया कि लाखों का सामान बर्बाद हो चुका है, जिन्हें चूहों ने कुतर दिया। इन कमरों के अंदर कुर्सी में स्टेबल थे, किताबें थी जो कि लाइब्रेरी के लिए आई थी, लेकिन इन सब को चूहों ने कुतर कर तहस नहस कर दिया है। लाइब्रेरी के लिए मंगाई गई किताबों के बंडल, कुर्सी, मेज 1 दशक तक जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय में स्थित एक कमरे में बंद रहे। इस दौरान किताबों सहित सारा सामान चूहों ने कुतर डाला, लेकिन किसी अधिकारी ने बंद कमरों की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वर्तमान शिक्षा अधिकारी ने इन कमरों को खुलवाया तो पता चला कि लाखों रुपए खर्च कर जिन कामों के लिए सामान मंगवाया गया था, इनके इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इनका इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया गया और न ही इन्हें सही जगह पर पहुंचाया गया। शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी ने बीते कई वर्षों से बंद कमरों के बारे में जानकारी जुटाकर इन्हें खुलवाया है और 2 कमरों में मेज, कुर्सी और किताबों के बंडल रखे हैं, जो करीब 10 सालों से खुले नहीं हैं। किसी भी अधिकारी ने इन कमरों को खोलने की जहमत तक नहीं उठाई। अब एक कमरे को खोला गया तो उसमें धूल जमी मिली। मेज, कुर्सी और किताबों को चूहों ने कुतर दिया। ये सारा सामान स्कूलों के लिए आया था, किताबें लाइब्रेरी के लिए आई थी, इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं हो सका है। शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी का कहना है कि हैरानी की बात तो यह है कि जो सामान स्कूलों में होना चाहिए वो बंद कमरों में पड़ा है। अभी एक कमरे को खोलना और बाकी है, उनमें भी सामान रखा हुआ है। ये सामान जरूरत के मुताबिक स्कूलों या ऑफिस में पहुंचाया जाएगा, किताबें लाइब्रेरी में रखवाई जाएंगी। पता चला है कि पूर्व में रहे अधिकारी व कर्मचारी कमरों में से सामान निकाल कर अपने घर ले गए, इनकी भी जाँच कराई जाएगी। 2 से 3 दिन पहले हमने एक स्टोर रूम था, उसको हमें थोड़ी सी स्पेस की जरूरत थी और वैसे भी हम थोड़ा क्लीनिंगनेस ड्राइव चला रहे हैं कि पूरा ऑफिस साफ़ सुथरा रहे। तो जब हमने उसमें ताले में देखा था तो काफ़ी लाइब्रेरी की टेबल, चेयर और बुक्स मिली हैं। तो बुक्स हैं हमारे पास लगभग 1000 के करीब हैं और कुछ बुक्स जो 1000 तो ठीक निकल गई हैं, उनको हमने 497 इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फरीदाबाद ब्लॉक, 497 बल्लभगढ़ ब्लॉक, और कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो उनको हमने अभी फ़िलहाल रोक दिया है, क्योंकि वो जो गल गई हैं और ख़राब हो गई हैं उनको तो हम किसी को भी इशू नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि कब का है सामान, कब से है, क्योंकि दीमक इत्यादि लग गया है उसमें। जिस तरीके से बुक्स वगैरह और सामानें देखी गई, लगता है कि काफ़ी सालों से पुरानी रखी हुई हैं। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है ये 2007 के करीब, 2007 बुक्स थी किस लिए? ये लाइब्रेरी बुक्स थी और बच्चों के लिए थी। देखो, शिक्षा विभाग इतनी फैसिलिटीज़ देता है, लाइक हमें लेबोरेटरीज़ का सामान देता है, जितने भी साइंस इक्विपमेंट है उनको भी सप्लाई करता है, बहुत कुछ हमें विभाग से प्राप्त होता है। तो हम वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम ब्लॉक लेवल पे देते हैं, ब्लॉक लेवल से हम स्कूल्स लेवल पे भिजवाते हैं। तो कहीं ना कहीं अनियमितता हो गई है उस टाइम, उसका हम थोड़ा सा पता कर रहे हैं कि कब सामान आया, किसके द्वारा क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। देखो, क्योंकि ये क्लास 1 अधिकारी का मामला है और डीओ सर ही होंगे या मैडम होंगी जो भी, तो हम तो सिर्फ विभाग को अवगत करा देंगे कि इतना सामान था, इतना सामान ठीक मिल गया, इतना सामान। अगली खबर की ओर, पेरिस की ऑडेक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिल्ली में आयोजित कराई गई 100 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस प्रतियोगिता को फरीदाबाद सेक्टर 19 की रहने वाली रिया अरोड़ा ने तय समय से पहले पूरा कर जीत हासिल की है। अब वो फ्रांस के पेरिस में होने वाली 1200 किलोमीटर लंबी साइकिल रेस के लिए क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कर रही है। काम का क्षेत्र हो या फिर खेल का क्षेत्र हो, महिला आज पुरुषों से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है फरीदाबाद के सेक्टर 19 की रहने वाली रिया अरोड़ा ने। रिया अरोड़ा गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। लॉकडाउन के दौरान जब घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी तो रिया अरोड़ा का वजन बढ़ने लगा। वजन घटाने के लिए उन्होंने साइकिलिंग शुरू कर दी, लेकिन फिर साइकिलिंग रेस में दिलचस्पी बढ़ गई, जिसके बाद उन्होंने पेरिस की ऑडेक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिल्ली में आयोजित कराई गई 100 किलोमीटर रेस को जीत लिया। 28 साल की रिया अरोड़ा ने 6.5 घंटे में ही इस रेस को पूरा कर लिया, जिसके बाद फिर से 13 मार्च को आयोजित हुई 200 किलोमीटर प्रतियोगिता में भी उन्होंने तय समय से पहले इसे पूरा कर दिया। 200 किलोमीटर की दूरी उन्होंने 13 घंटे 15 मिनट में तय की। रिया अरोड़ा ने बताया कि अब दिल्ली में ही 300 किलोमीटर और 600 किलोमीटर की रेस होगी, जिसके लिए वो तैयारी कर रही है।
मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के साथ साथ रिया रेस की तैयारी भी करती हैं। रिया अगर 300 किलोमीटर और 600 किलोमीटर की रेस में भी जीत जाती हैं तो वो फ्रांस के पेरिस में होने वाली 1200 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस में हिस्सा लेंगी। साइकिलिंग अभी लॉकडाउन के दौरान शुरू की थी एंड एक शौक के तौर पे शुरू की थी, थोड़ा वेट कम करने के लिए, बट इवेंचुअली करते करते पहले 5 किलोमीटर से शुरू की, फिर 10 किलोमीटर, करते करते 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तो वो कब हॉबी में बदल गई पता नहीं चला। तब मुझे पता चला कि एक 100 किलोमीटर की एक इवेंट होने वाला है जो कि ऑडिक्स इंडिया ऑर्गेनाइज कराता है, उसको BRM कहा जाता है। तो मैंने बाकी लोगों को देखकर मोटिवेट होकर उसमें भाग लिया एंड मैंने 7 घंटे में 100 किलोमीटर ख़त्म किया। तो काफ़ी अच्छा लगा वो करके एंड तब से मैं आगे तैयारी करते जा रही थी नेक्स्ट इवेंट की जो था 200 किलोमीटर। तो अभी रिसेंटली 13 मार्च को मैंने 200 किलोमीटर की प्रतियोगिता में भाग लिया। दिल्ली से हम लोग मानेसर से आगे 20 किलोमीटर जाके पूरा 200 किलोमीटर कवर करके यू टर्न लेके आए। 13 घंटे के अंदर मैंने वो कवर किया एंड आई क्वालिफाइड उसके लिए भी, तो काफ़ी अच्छा लगा। अब नेक्स्ट गोल है कि 300 किलोमीटर में भाग लेना है, उसके बाद 500 किलोमीटर, फिर 600, फिर 1000 एंड अगर इफ़ लक वुड हैव इट तो पेरिस में। घर बाईपास के आसपास हैं तो जरा सावधान हो जाए, कहीं आपको भी आपके आशियाने के उजड़ने का डर ना सताने लगे। जी हाँ, दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर जो घोषणा हुई है उसके बाद वहां के आसपास में जो लोग हैं, जो वहां रहते हैं, उन्हें एक चिंता सताने लगी है। घोषणा के बाद से ही लोगों में चिंताएं बढ़ गई है। लोगों को ये चिंता सता रही है कि अब कहीं उनका आशियाना ना उजड़ जाए। क्या है माजरा, बताते हैं आपको। फरीदाबाद के बाईपास से होकर गुजरने वाले दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे की घोषणा के बाद से ही सेक्टर 8 के बाईपास पर रहने वाले लोगों की चिंताएं तेज हो गई है। बाईपास पर बसे लोगों को अपने आशियाने टूटने का डर सताने लगा है। इसी को लेकर बाईपास बचाओ संघर्ष समिति ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखी है। उन्होंने कहा कि जब से मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य करने की घोषणा हुई है तब से ही उनके आसपास रहने वाले हजारों परिवारों के ऊपर मकानों को तोड़फोड़ होने का डर सताने लगा है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को 12 लाइन का बनाया जाएगा जिसमें लगभग 70 मीटर का दायरा कवर किया गया है। इसी को लेकर उसके आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने लगातार आला अधिकारियों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है और ज्ञापन के माध्यम से लगातार हरियाणा के सीएम के समक्ष अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके मकान 70 मीटर के दायरे से बाहर आते हैं। सरकार को उनकी ओर भी देखना चाहिए। ये लोग पिछले 30 से 40 सालों से अपनी पैतृक जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। यदि सरकार ने इनके आशियाने तोड़ देती है तो इन लोगों के पास और कोई आसरा नहीं रहेगा, क्योंकि ना तो इनके पास इसके अलावा रहने की कोई और जमीन है और ना ही व्यवसाय करने के लिए कोई खास रोजगार। वहीं ग्रामीणों ने एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा के उस बयान का भी खंडन किया जो उन्होंने विधानसभा में उठाया था कि बाईपास के आसपास अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास इस जमीन के पुख्ता कागजात हैं जो वो सभी आला अधिकारियों के समक्ष पेश कर चुके हैं। लिहाजा एनआईटी के विधायक को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। हमेशा मीडिया में गलत तरीके से रिपोर्ट दर्ज करते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने क्या किया, अभी हाल ही में नीरज शर्मा जी विधायक हैं एनआईटी से, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा रखा कि भाई ये जो बाईपास के जो मकान हैं, दुकान हैं, होटल हैं, ये अवैध कब्जे हैं, सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं। ये बिल्कुल निरानिर झूठ बोलते हैं। उन्होंने हमारा पक्ष सुना नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। अब हम पे सब पे मलकियत है, दादालाई ज़मीन है पूरी जो अपने सी गाँव की, बड़ौली गाँव की, प्रहलादपुर की, और इसमें हम पे रजिस्ट्रियों की चैन भी है जो आगे इसमें आधी रजिस्ट्रियाँ भी हैं और आधी मलकियत पहले भी हैं। तो इसमें सारी हमारी दादालाई ज़मीन है, रजिस्ट्रियाँ हैं। तो ये अनऑथराइज क्यों बोलते हैं, मेरे समझ में नहीं आता ये। तो किस तरह से आप लोग इसका विरोध करेंगे? क्या विरोध, हमने अपना एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को पहले भी ज्ञापन दिया। वहाँ पे माननीय अपने एसडीएम जी मिले, चहल साहब, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन में दिया कि आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास हमारी आवाज़ जाए और जो हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है ये हमारे साथ ना हो। और इसमें बार बार ये कहते हैं कि भाई 70 मीटर ज़मीन, 70 मीटर से भी आप मौके पे देख सकते हो 75 मीटर ज़मीन हमारे सामने है और अलाइनमेंट भी उधर से ही है। जो नितिन गडकरी जी ने अलाइनमेंट अपना जो ड्राइंग बना था, फाइनल हो चुका था, उसमें कुछ पेट्रोल पंप आ रहे हैं
आप वहाँ मौके पे देखोगे पेट्रोल पंप के सामने सारी सफाई हो चुकी है। सोशल मीडिया चैटिंग करने और एंटरटेनमेंट के अलावा एक नया तरीका भी बनकर उभरा है जिसमें लोग अपनी शिकायतें ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। कुछ ऐसा ही मामला अब सामने आया है जहां पर गंदे पानी की जो समस्या थी, पहले एक बेटी ने उठाई थी, उनकी बारात द्वारे पर आनी थी और उसे अपनी शादी की खुशी से ज्यादा ये डर सता रहा था कि उसकी बारात द्वारे पर आएगी कैसे। अब फिर से उसी इलाके में एक बहू ने ट्वीट किया है और कहा है कि वो प्रेग्नेंट है और वो जब डॉक्टर के पास जाती है तो उसे डर लगता है क्योंकि उसकी गली में गंदा पानी भरा हुआ है, उसकी सड़क पर गंदा पानी भरा है। और ट्वीट कर उसने सीएम से लेकर पीएम तक गुहार लगाई है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निजात किया जाए। आपको बता दें कि फरीदाबाद के वार्ड नंबर 5 और 6 के पिछले लंबे समय से सड़क पर गंदा पानी जमा हुआ है जिसकी वजह से आम लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ती है। इसी के चलते वार्ड नंबर 5 की दीक्षा जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर को ट्वीट कर नालियों की सफाई कराने की मांग की है। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 5 और 6 की गलियों में नाली और सीवर का गंदा पानी पिछले लंबे समय से भरा हुआ है जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने काफी बार जिला प्रशासन और मौजूदा पार्षद से भी की, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी गली में गंदे पानी की निकासी की कोई समस्या का कोई हल नहीं हुआ। इसके बाद दीक्षा जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर को ट्वीट कर उनकी गली से गंदे पानी की निकासी कराने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट में लिखा कि वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर को पास जब उन्हें जाना पड़ता है तो उन्हें गली से गुजरने में बहुत डर लगता है। दीक्षा जोशी ने ट्वीट कर मांग की है कि सरकार उनकी समस्या की ओर ध्यान दे और रोजाना होने वाली परेशानी से निजात दिलाने का भी काम करे। रात दर्द तो परेशानी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे जाएं, और हमें इतनी परेशानी हो रही है, इधर उधर से रास्ता नहीं है, हम कैसे जा पाए और कैसे देखें, हम कैसे जाएं वहाँ। और जब लड़के की शादी थी तब भी यही हाल थे, तब भी हमने इधर उधर फोन करा के 2 दिन के लिए सही करा, फिर वही बात है, 1 साल हो गया इसको, कैसे जाए हम। डर लगता है जब इधर उधर जाते हैं करते हैं तो किसी का पैर फिसल जाए, कुछ हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या चाहते हैं आप? हम क्या करें, इसका सलूशन चाहिए हमें। पार्षद और विधायकों से इसके बारे में कोई शिकायत कोई सुनने का राजी नहीं है। और कितने बार नगर निगम में चले आए तो वहाँ भी कोई राजी नहीं है। कोई क्या कहते हैं अधिकारी, क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं हो जाएगा 2 दिन का टाइम देते हैं, 3 दिन का टाइम देते हैं, पर वही बात, आते हैं नहीं। और सर पूछो मत हमारे क्या हाल है, हम मार्केट के जाने के लिए तरस जाते हैं और हर गली में हर नुक्कड़ पे यही दिक्कत आती है। हमारी गली में तो बहुत बुरा हाल है। अब क्या करें, इतनी दिक्कत है, हम कुछ चीज भी मार्केट लेने के लिए नहीं जा सकते। सोचना पड़ता है 70 बार की कैसे जाए, इंतजार करना पड़ता है हस्बैंड का कि आएंगे तब कुछ लेकर आएंगे, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, शिकायतें भी नगर निगम में काफी बार की हाँ जी, हफ्ते में 2-2, 3-3 बार हम जाते रहे पहले। अब कोई सुनवाई नहीं, तो बताओ पैसे लगा के हम लोग आ जाते हैं, उनको कोई सुनाई नहीं जाती। जो घर का कूड़ा कबाड़ा है ये कहाँ फेंकते हैं? हाँ जी, उसके लिए गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी आती है, नगर निगम की गाड़ी रेगुलर आती है, उसमें हम कूड़ा डाल देते हैं। नाली और सीवर की सफाई नहीं है। नाली और अगली खबर की ओर, जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए ग्रामीण एरिया में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नूंह जिला सिविल सर्जन ने पुन्हाना उपमंडल के गांव तिरवाड़ा में मदरसे के पास कैंप लगाकर खुद सिविल सर्जन सुरेंद्र यादव ने जमीयत उलेमा ए हिंद के 4 सदस्यों के सदर व तिरवाड़ा गांव के मदरसे के संचालक मौलवी यहाय करीमी को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगाया। इस मौके पर मौलाना यहाय करीमी ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने का आह्वान किया है। जमीयत उलेमा ए हिंद के उत्तर भारत के सदर मौलाना यहाय करीमी ने खुद टीका लगवा कर ये संदेश दिया कि इसके लगने से कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि लोगों को इससे फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने संदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के विस्तार के प्रति आगाह किया। ऐसे में मौलाना यहिया का टीका लगाना हरियाणा के ग्रामीणों को सीधा संदेश देना है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने में सभी हर संभव मदद कर अपना फर्ज निभाएं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के हर दिल के अजीज और सबको जन्मदिन की शुभकामना देने वाले अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली ने सादगीपूर्ण तरीके से अपना जन्मदिन मनाया और दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 12 की है, जहां पंडित सुरेंद्र शर्मा का कार्यालय है।
वहीं उनके जन्मदिन पर लोगों और समाज सेवियों का उन्हें बधाई देने के लिए तांता लगा रहा और सभी समुदाय के लोगों ने उन्हें उनके जन्मदिन पर फूल देकर उन्हें सम्मानित किया। पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली ने कहा कि ब्राह्मण सबका है और हम सबके हैं, इसलिए जातीय भेदभाव को भूलकर सभी धर्मों के लोगों से प्रेम करें और उचित आचरण करें। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ ना करें। जितना भी प्रयास हो सके लोगों से मेलजोल रखें और समाज के हित में कार्य करते रहें। सबसे पहले तो गऊओं की सेवा की, उसके बाद अपनी माँ के चरण लिए, फिर आज हमारी बेटी का भी है, उसका मना के फिर आप सभी जो अपने नियर डियर हैं ये सभी बधाई देने आए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, भगवान परशुराम जी की कृपा सभी पर बनी रहे, आप सभी सुखी स्वस्थ और आनंदित रहें। उसके बाद मैं ये कहूँगा परमात्मा भाई मैं भी स्वस्थ रहूँ और समाज रूपी जो कार्य हैं उनमें दक्ष रहने का मैं प्रयास करूँ। और आप सब यहाँ पे आए हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, ज़्यादातर देखा गया कि जन्मदिवस बड़े बड़े होटलों में उसमें मनाया जाता है, आपने बड़े सादगी से कार्यालय पर मनाया है, पार्क के अंदर मनाया है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि लोगों को जन्मदिवस किस तरीके से मनाने चाहिए? देखो, सही मायने में तो परमात्मा ने जो जन्म दिया है ना, उसके हर साल एक दिन घटता है। करेंगे अब अगली खबर की। बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 22 स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं माता वैष्णो देवी मंदिर सेक्टर 22 में कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के उद्घाटन मौके पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई करमचंद शर्मा ने कहा है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। सभी को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि देश और प्रदेश से कोरोना जैसी बीमारी को बाहर किया जा सके। इन कैंप के अंदर लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा गया और वैक्सीन की पहली डोज ली गई। परिवहन मंत्री के भाई करमचंद शर्मा ने कहा कि कोविड वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने के बाद कोरोना जैसी महामारी से देश सुरक्षित रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि दवा हरियाणा सरकार द्वारा मुफ्त में लगवाई जा रही है। उन्होंने सरकार का धन्यवाद जताते हुए सभी लोगों से सरकार के नियमों का पालन कर ये वैक्सीन लगवाने का आग्रह भी किया। कैंप में बुजुर्ग लोगों ने टीका लगवाया। कोविड वैक्सीन के टीके की दूसरी डोज 28 दिन के बाद इसी जगह पर लगाई जाएगी। मंत्री के भाई करमचंद शर्मा ने सेक्टर 22 निवासी 81 वर्षीय राधे श्याम शर्मा से वैक्सीन लगवाने के बाद उनका हालचाल जाना और उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि सभी लोगों को इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। पार्षद जयवीर खटाना ने भी लोगों से अपील की है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और कोरोना महामारी से दूर रहें। यह दवा काफी प्रभावी है और असरदार है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना के जो टीकाकरण है सरकार की तरफ से, ये सभी मेरे बुजुर्गों से मेरा अनुरोध है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। सब अपना टीका लगवाएं और किसी झूठी अफवाह में ना आए। ये टीका आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और सरकार की तरफ से इस टीका को लगाने के लिए बहुत बड़े प्रबंध किए गए हुए हैं और आपने जो लगवा लिया उन्होंने बहुत अच्छा किया। बाकी अपने पड़ोस में और जानकारी में जो है उनको भी टीकाकरण के लिए भेजें। सरकार के माध्यम से लगभग पूरे भारत में ये अभियान सरकार की तरफ से चल रहा है और आज माननीय मंत्री श्री बल्लभगढ़ मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी की विधानसभा में राजकीय कन्या विद्यालय सेक्टर 22 में करीब 1000 लोगों को टीकाकरण लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 350 लोगों को वहाँ लगा चुके हैं और सेक्टर 22 के मंदिर में टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ पर माननीय हमारे मंत्री जी के भाई श्री करमचंद जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि लोगों को उत्साहित करने के लिए लोगों को पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये स्लोगन बहुत जगह पर आपने लिखा देखा होगा। लेकिन फरीदाबाद में एक युवक की शराब पीने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फरीदाबाद के बड़कल झील के पास एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक ज्वेलरी शॉप चलाता था। वहीं वो बड़कल के सरकारी होटल ग्रे फाल्कन में शराब पीने के लिए आया था और होटल में खाने पीने के बाद वो बाहर निकला तो उसकी मौत हो गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये युवक बुलेट मोटरसाइकिल पर यहाँ पर आया था और बुलेट के समीप इसका शव मिला है, जहाँ पर यह मृत पाया गया, जो कि ज्वेलरी शॉप चलाता था और सेक्टर 29 का ये व्यक्ति रहने वाला था। मृतक का नाम हरीश बताया जा रहा है। पुलिस जांच अधिकारी की माने तो हरीश अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर सरकारी होटल में शराब का सेवन करने के लिए आया था, जहां पर उसने शराब भी पी और कुछ खाया पिया भी। बाद में उसका शव यहां पर पड़ा हुआ मिला।
पुलिस को किसी ने सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। फाइल या वो होटल है सरकारी, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई आदमी है शराब पी के नाम है यहाँ लेट रहा है। तो हम यहाँ मौके पर आए तो देखे तो उसके मुंह से क्या नाम है कोई नाक से क्या गंदगी लिख रही है और वो डेड हो पड़ा है। तो उसके पास आदमी हमने कोई एक दो थे जो इन्होंने परमिशन दी थी, तो हमने पूछ भी कैसे बोलो जी हमने तो ऐसे इस तरह हम आए थे यहाँ से ना घूमने के लिए, तो हमने ये आदमी देखे तो इसलिए आपको सूचना दे दी थी। फिर हमने यहाँ होटल है जो ग्रीन फॉल, वहाँ का जो इंचार्ज है नरेश कुमार, उससे पता करी भाई कैसे बोलो जी हाँ आदमी ये तो आया था हमारे पास, यहाँ इसने शराब पिए 5 पैक पिए थे और कुछ इसने खाया भी है, तो उसकी पेमेंट देकर ये आ गया। मोटरसाइकिल है, इस पर क्या नाम है अपना रॉयल एनफील्ड का बुलेट मोटरसाइकिल है, रंग काला, HR अपना 51 CV और इसकी ना 2547 नंबर है मोटरसाइकिल का। तो मोटरसाइकिल के नंबर से हमने इसके क्या नाम है एड्रेस निकाला। एड्रेस इसका निकला 1345 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर। यहाँ के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की बैठक ली। बैठक में 12 परिवाद रखे गए, जिनमें से 7 का निपटारा कर दिया गया, जबकि 5 परिवाद को आगामी बैठक में सुनवाई के लिए रख दिया गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद 3 कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया। जैसे ही धरने पर बैठे किसानों को मंत्री बनवारी लाल की सूचना मिली तो किसान भी काले झंडे लेकर उनका विरोध करने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही मंत्री मीटिंग को खत्म कर वहां से निकल गए। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की मासिक बैठक के दौरान 12 परिवाद रखे गए, जिनमें जिला परिषद से संबंधित शिकायत में लिपिक राजेश कुमार व सहायक लाल सिंह द्वारा यूजर नेम व पासवर्ड को इस्तेमाल कर अलग अलग तिथियों व समय पर अनियमितता राशि खंड हसनपुर में ट्रांसफर कर दी गई। बैठक में कर्मचारियों के खिलाफ अनियमितता पाए जाने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया। इस बारे में कितने शर्म की बात है, जिन मंत्रियों का, जिन हमारे चुने हुए नुमाइंदों को हम सिराखों पर बिठाते थे, आज वो चोरों की भांति आते हैं और दुम दमा के भाग जाते हैं। इससे ज्यादा प्रजातंत्र में और शर्म की बात क्या होगी। आज हमें बिल्कुल हमारी किसान संघर्ष समिति को कोई पता नहीं थी, पलवल शहर के किसी वासी को ये नहीं पता थी कि जिन्हों को हम सर पर बिठा के हम स्वागत करते हैं और वो चुपके से आए, और जैसे ही पता लगी कि वे किसान संघर्ष समिति के लोगों को पता लगी है और हम वहां से पैदल वहां से निकले और ये लोग इन्होंने दुम दबा के भागने का काम किया। क्या कार्यक्रम था आज आपके यहाँ पे? हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था। हमारा कार्यक्रम तो किसान संघर्ष समिति के बैनर तले वहाँ शांति प्रिय है, अपना लोग हम बैठते हैं धरना प्रदर्शन पर और बड़े शांति तरीका से बैठते हैं। लेकिन हमें हमारी किसान संघर्ष समिति बामन पालकी को, या मैं यूँ कहूँ तमाम मिला के। और उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने रिंग्स रेलखंड का दौरा किया। इस दौरान रेल महाप्रबंधक सुबह सवेरे स्पेशल ट्रेन में सवार होकर रेवाड़ी जंक्शन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन के अलावा रेलवे अस्पताल, गार्ड रनिंग रूम व कंट्रोल रूम सहित स्टेशन पर मौजूद रेल सेवाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली कुछ खामियों को लेकर महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई और मौजूदा रेल अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार के दिशा निर्देश भी दिए। वहीं आमतौर पर स्टेशन पर व्याप्त समस्याओं को लेकर पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेल प्रशासन बेहद गंभीर है। पब्लिक की फीडबैक लेने के लिए रेलवे द्वारा रेल मदद पोर्टल चलाई हुई है, जिसके माध्यम से कोई भी यात्री अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। महाप्रबंधक ने कहा कि कोरोना फिर से पांव पसार रहा है और भारत सरकार नहीं चाहती कि भारी संख्या में लोग यात्रा करें, इसलिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाकर किराया भी बढ़ा दिया गया है। प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमन नेचर की है, जिसमें से मुख्य तौर के ऊपर यहाँ एस्केलेटर लगाए जाएं, शौचालय सीढ़ियाँ हों, पीने का ठंडा पानी हो, यहाँ जो यात्री आते हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था हो, और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पैसेंजर ट्रेन जो बंद हो गई रेवाड़ी दिल्ली, जिससे कई हज़ारों लोग शहर के अपना रोजी रोटी कमाते थे, वो ठप हो गई है। रेवाड़ी से रोहतक की ट्रेन हाँ जी पुल बनना था, वहीं से ट्रैफिक आए और लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि लंबे लंबे जाम लगते हैं और कई बार तो अगर दूसरी गाड़ी आ गई तो घंटों लगते हैं। तो विशेष तौर पे जच्चा के उसमें और बीमार, हार्ट अटैक, उसमें बहुत बड़ा खतरा होता था। बड़ी दया आती है। जब मैं विधायक था तो मैंने हरियाणा सरकार से उसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवा के
और जो खर्चा हरियाणा सरकार की तरफ से लगना था वो चिट्ठी। तो इस बार इसका रेवाड़ी और रीगस का हिस्सा आया है, उसके सिलसिले में यहाँ आए हैं। तो रेवाड़ी में भी हॉस्पिटल देखा है और स्टेशन थोड़ा देखा, और रनिंग रूम जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा बहुत बड़ा रनिंग रूम है यहाँ कि ड्राइवर वगैरह, हमारे ड्राइवर और गार्ड आराम करते हैं अपने गाड़ी चलाने के बाद। तो उन जगह का निरीक्षण किया है, निरीक्षण अब चालू हो रहा है जो सेक्शन का मुख्य तो सेक्शन का। अभी सर रेवाड़ी स्टेशन पर क्या कुछ कमियां मिली आपको, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, रेवाड़ी स्टेशन पर अभी ऐसी कोई कमी परिलक्षित नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ चले हैं वहाँ सब ठीक है व्यवस्था, और जो थोड़ा बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का वो बता दिया गया है। सर अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर जो सफाई के मामले में बात करें या पेयजल के मामले में बात करें या फिर टॉयलेट में पानी की बात करें, अक्सर बंद देखा जाता है यहाँ पर, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, अभी तो जब हम आए तो इसमें तो साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।